जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जो कि स्वर संधि का सबसे पहला भेद है। संधियां कितने प्रकार की होती हैं? संधियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो ये होते हैं स्वर संधि के भेद। और इनमें सबसे पहले जो संधि आती है वो क्या आती है? वो आती है दीर्घ संधि। मतलब जब भी हम संधि सीखने की शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले जो संधि सीखते हैं दीर्घ संधि। बड़ी ही सरल है। बस थोड़ा सा क्या है, ध्यान से हमें इसके सूत्र को समझना है और इसकी व्याख्या को एक बार अच्छे से हमें जान लेना है। तो आइए चलते हैं इसके सूत्र की तरफ। इसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घः। अब पहली बात तो ये सूत्र क्या है? देखिए, प्रत्येक संधि का एक सूत्र है जिसमें उस संधि के नियम की पूरी व्याख्या है। महर्षि पाणिनि जो संस्कृत व्याकरणाचार्य थे, उन्होंने प्रत्येक संधि का एक सूत्र बनाया और उस सूत्र में उसकी पूरी व्याख्या दे दी। अगर सूत्र समझ में आ गया तो संधि समझ में आ गई। आइए इस सूत्र को समझ लेते हैं। कहते हैं अकह सवर्णे दीर्घः, मतलब अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार, देखिए प्रत्याहार क्या होता है? 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं उनसे प्रत्याहारों की रचना की जाती है और उनमें ही क्या होता है, फिर उन प्रत्याहारों से व्याकरण की रचना की जाती है। अभी बहुत ज्यादा विस्तार से हम माहेश्वर सूत्रों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, किसी और वीडियो में उसके बारे में जान लेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि क्या कहती है? कहती है अक प्रत्याहार। क्या होता है भाई अक प्रत्याहार? अक प्रत्याहार होता है अ, ई, उ और री वर्ण। मतलब अ, ई, उ, री और इनका दीर्घ रूप। ठीक है, ये जो वर्ण होते हैं ये किस में आते हैं? अक प्रत्याहार में। तो क्या कहते हैं? कहते हैं अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण। सवर्ण माने उन्हीं के जैसा। मतलब अ या आ के बाद अ या आ, ई या ई के बाद ई या ई, उ या ऊ के बाद उ या ऊ, री या री के बाद री या री, और इन्हीं के जैसा है ना। कहते सवर्ण आने पर इनको क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। अब इस सूत्र को समझ लेते हैं। अकह सवर्णे दीर्घः, अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण आने पर उसको दीर्घ हो जाता है ना आसान? चलो अब जरा इसकी व्याख्या और इसके उदाहरण से इसको और ध्यान से देखते हैं। अब क्या कहते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए जैसे अ या आ, इसके बाद क्या है? अ या आ। तो क्या होगा? इसका दीर्घ रूप हो जाएगा। अ या आ का दीर्घ रूप क्या है? आ। तो इसको क्या होगा? आ। इसी तरह से ई या ई के सामने ई या ई आने पर क्या हो जाएगा? उसको ई हो जाएगा। और उ या ऊ के सामने उ या ऊ आने पर उसको क्या हो जाएगा? उसका दीर्घ रूप अर्थात ऊ हो जाएगा। और री या री के सामने री या री आने पर उसका दीर्घ रूप क्या हो जाएगा? उसका री। ठीक। अब इसके उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण से क्या होगा, हम इनको और बेहतर तरीके से समझ पाए। देखिए अ या आ, पहला उदाहरण हमारा इसी से संबंधित है। कैसे देखना है? संधि में हमेशा हम क्या करते हैं? जो पूर्व पद होता है, मतलब ये वाला पूर्व पद, ये जो हमारा धन का निशान है, संस्कृत में इसको धन कहते हैं, इंग्लिश में प्लस कह देते हैं। तो ये जो हमारा धन का निशान है, इससे पहले वाले पद को हम कहते हैं पूर्व पद और इसके बाद वाले पद को हम कहते हैं उत्तर पद। ठीक है, तो पूर्व पद का हम देखते हैं अंतिम वर्ण और उत्तर पद का हम देखते हैं पहला वर्ण। संधि हमेशा वर्णों के बीच में होती है और वो दो वर्ण कौन से? पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का पहला वर्ण। अब देखिए यहाँ पर पूर्व पद क्या है? धर्म। और सामने क्या है? अर्थ। अब धर्म के म को यदि हम देखें
तो म में क्या छिपा हुआ है? अ। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन है और कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता। तो अगर हम इस म के वर्ण विच्छेद करें, क्या बनेगा? हुँ? देखिए धर्म शब्द की ही कर लेते हैं। ध, धन, अ, धन, र, धन, म, धन, अ। ठीक है? तो अब इसको तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हमने अभी हटा दिया यहाँ से क्योंकि हमें आवश्यकता है सिर्फ़ अंतिम वर्ण। माँ का यदि हम वर्ण विच्छेद देखें तो अंत में क्या है? अ और इसके सामने क्या आया है? अ। अब अ और नियम के अनुसार क्या होगा? अ के सामने आने पर उसको क्या हो जाएगा? आ। और इस शब्द का क्या बनेगा? धर्म धन अर्थः। तो क्या बन जाएगा? धर्मार्थः। धर्म धन अर्थः धर्मार्थः। ठीक है? आगे देख लेते हैं। के सामने आए तब भी उसको आ ही होगा। जैसे पुस्तक, धन आल्यः। अब देखिए क में क्या छिपा हुआ है? अ। सामने क्या है इसके? आ। तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? आ। अब पुस्तक धन आल्यः तो शब्द क्या बनेगा हमारा? पुस्तकाल्यः। ठीक है? पुस्तक धन आल्यः पुस्तकाल्यः। ठीक? आगे देखते हैं। आ के सामने आए तब भी उसको ही होगा। मतलब पहले हो या आ हो, बाद में हो या आ होना उसको क्या है? आ ही है। ठीक है? जैसे विद्याधन अर्थी। अंत में क्या है पहले पद के? आ। सामने क्या है? अ। नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? आ और शब्द क्या बनेगा? हुँ? विद्यार्थी। ठीक है? इसी तरह से आ के सामने आएगा तब भी आ ही होगा। जैसे विद्याधन आल्यः। यहाँ पर क्या है? आ और सामने क्या है? आ। तो क्या बनेगा इन दोनों को मिलाकर? आ और पूरा शब्द क्या बनेगा? विद्यालयः। ठीक है? आगे देखते हैं। अब दूसरा नियम क्या है हमारा? कहते हैं ई या ई के सामने ई या ई आने पर उसको क्या हो जाएगा? उसका दीर्घ रूप अर्थात ई। अब वो चाहे हमारा पहले छोटी ई है या सामने भी छोटी ई है, छोटी ई है या बड़ी ई है, बड़ी ई है या छोटी ई है, बड़ी ई के सामने बड़ी ई है, कुछ भी हो मतलब पहले भले ही छोटी ई हो या बड़ी ई हो, सामने भी छोटी ई हो या बड़ी ई हो, उसको क्या हो जाएगा? हमेशा उसका दीर्घ रूप होगा। और दीर्घ रूप क्या होगा? बड़ी ई। अब उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे हरि धन इच्छा। हरि तो अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर? ई। सामने क्या आया? ई। दोनों को मिलाकर क्या हो गया? बड़ी ई। और शब्द क्या बना हमारा? हरिच्छा। ठीक है? इसी तरह से कपीधन ईशः। तो यहाँ पर क्या है? ई और ई के सामने आया ई। तो क्या बना? कपीशः। कपीधन ईशः कपीशः। ठीक है? आगे देखते हैं। महीधन इंद्रः। अब देखिए मही क्या है यहाँ पर? बड़ी ई और उसके सामने क्या आया? छोटी ई। अब बड़ी ई के सामने छोटी ई आए या छोटी ई के सामने बड़ी ई आए, नियम तो हमारा वही है। क्या? कि किसी भी वर्ण के सामने समान वर्ण आने पर उसको दीर्घ रूप हो जाता है। तो ई और ई क्या हो जाएगा? ई बड़ी ई। तो यहाँ पर क्या बनेगा? महेंद्रः। ठीक है? इसी तरह से नदी धन ईशः। तो यहाँ पर क्या है अंतिम वर्ण के? अंतिम वर्ण है ई, सामने आया ई। दोनों को मिलाकर क्या हो गया? दीर्घ रूप अर्थात बड़ी ई। और फिर क्या है? क्या बना? हुँ? नदीशः। ई देखिए नदी में क्या है?
अंतिम वर्ण बड़ी ई, सामने क्या है बड़ी ई, दोनों ही वैसे तो दीर्घ रूप है लेकिन फिर भी दोनों को मिलाकर भी क्या बनेगा, इसका दीर्घ रूप ही बनेगा। और शब्द बना हमारा नदीशः। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। क्या है, ऊ या ऊ के सामने ऊ या ऊ आने पर उसको ऊ हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं आगे क्या चलता है इसमें। जैसे ऊ के सामने ऊ आया तब भी इसको बड़ा ऊ बना, ऊ के सामने ऊ आया तब भी इसको बड़ा ऊ बना, ऊ के सामने ऊ आया तब भी इसको बड़ा ऊ होगा, और ऊ के सामने ऊ आएगा तब भी इसको ऊ ही होगा। ठीक, अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे भानु धन उदयः। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उ, और सामने क्या आया है उ। उ के सामने उ आने पर इसको हो गया हमारा बड़ा उ। अब क्या बना शब्द हमारा, भानुदयः, भानुदयः। ठीक है, इसी तरह से लघु धन उर्मिः। यहाँ पर क्या है ऊ, सामने क्या आया ऊ, क्या बना इसको ऊ, शब्द क्या बना हमारा लघुर्मिः। ठीक है, वधूधन उत्सवः। पहले पद का अंतिम वर्ण ऊ, सामने क्या है पहला वर्ण उ, क्या होगा मिलाकर ऊ, शब्द क्या बनेगा वधूत्सवः। ठीक है, इसी तरह से भूधन ऊर्ध्वः। भ, और अंतिम वर्ण क्या है ऊ, सामने क्या है ऊ, और दोनों को मिलाकर भी क्या हो जाएगा, उसका दीर्घ रूप ही रहेगा ऊ। क्या बनेगा शब्द भूर्ध्वः, पर विसर्ग और यहाँ पर भी। ठीक है, सबसे सरल संधि है ये, जितनी भी संधियां हैं सबसे सरल है, और इसीलिए इसको सबसे पहले सिखाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं। देखिए री के सामने री आने पर बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि री के भी दो रूप होते हैं, क्योंकि हिंदी में हम लोग जब री पढ़ते हैं तो वो हम एक ही वर्ण पढ़ते हैं री, उसका दीर्घ रूप हिंदी में नहीं होता, उसका दीर्घ रूप संस्कृत में होता है। देखिए यहाँ पर आप इन दोनों की वर्तनी पर ध्यान दीजिए, यहाँ इसमें और इसमें किसका अंतर है, इसका। तो ये क्या है री और ये है री। अब क्या कहते हैं कि री या री के सामने री या री आने पर उसको क्या हो जाता है, री हो जाता है। ठीक है, अब इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। क्या, देखिए री के सामने री आया तो उसको क्या हो गया री, वर्तनी पर ध्यान दीजिएगा इनकी। अब क्या है पितृधन ऋणम, पितृ यहाँ पर क्या है अंतिम वर्ण री, सामने क्या आया अंतिम वर्ण री, और दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा री, और शब्द क्या बनेगा हमारा पितृणम। इस तरह से लिखा जाए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा री का उदाहरण। क्या बना, एक बार फिर से समझते हैं। री के सामने री आने पर उसको हो गया पितृणम, है ना। और लिखते कैसे हैं, इस तरह से। जब भी आपके सामने इस तरह का उदाहरण आएगा तो लिखते हुए इसका ध्यान रखिए। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा दीर्घ संधि के विषय में, जिसमें अ, ई, उ और री, इन चार वर्णों के सामने समान वर्ण आने पर, मतलब अ के सामने अ, ई के सामने ई, उ के सामने उ और री के सामने री, ये वर्ण हो या इनके दीर्घ रूप हो, इनके सामने समान वर्ण आने पर उनको क्या हो जाता है, उनका दीर्घ रूप हो जाता है। हमने नियम को पढ़ा, सूत्र को समझा, और उदाहरणों के द्वारा उसको हमने और अच्छे तरीके से समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।